हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ रहेगी, गणित। उसका पहली प्रश्नावली हम आपको करवा चुके हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसका पहली प्रश्नावली हमने करवाने से पहले हमने इसका बेसिक बताया कि संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होती है यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से बताए हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये मेन होता है। अगर ये नहीं आएगा तो आपकी पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सवाल आपके प्रश्नावली में है वो सब इसी के बेस पे बने हुए, डिफिनीशन के बेस पे। अगर आपको डिफिनीशन संख्याओं की नहीं पता तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। 1.2 करने से पहले पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका वास्तविक संख्या है, एक आपका काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक आपका आएगा परिमेय संख्याएं और एक आपका अपरिमेय संख्या यानी इन्फिनाइट आपका नंबर, एक फाइनाइट आपका नंबर। दो आपके ये हुए। तो इसी से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको जो तीन कथन दिए गए, पहले क्वेश्चन में आपको तीन कथन दिए गए, आपको उनको बताना है कि ये सत्य है या असत्य, यानी जो कथन दिया गया है ये सत्य है या असत्य है। इसके साथ साथ आपको कारण की भी मतलब पुष्टि करना है कि असत्य है तो किस लिए असत्य है, इसका कारण क्या है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, इसका कारण बताइए। तो तीन कथन में से पहला कथन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कह रहा जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो क्या वास्तविक संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्याएं का एक बार दिमाग में याद करिए, हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, यानी परिमेय अपरिमेय। यानी परिमेय जितनी परिमेय संख्याएं होती और जितनी अपरिमेय संख्याएं होती सारी किस में आएंगी, वास्तविक संख्याएं में आएंगी। क्या आप एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सारी की सारी किस में आएंगी, वास्तविक। और जितनी भी परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याओं में आएंगी। इसलिए ये क्या है, ये कथन जो कह रहा है वो सत्य है। क्या है, सत्य है। यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें लिखेंगे कथन जो दिया गया है वो सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। लिखेंगे अगर जैसे आपको आंसर में आपका आएगा सत्य, अगर इसका कारण लिखना है तो आप लिखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पूरी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी अपरिमेय संख्या आती है। क्योंकि प्रत्येक मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ये हुआ आपका पहला कथन। अब देखते हैं दूसरा कथन क्या कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपकी गिनती आएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये जैसे आएगी। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है और हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। जैसे मैंने ये संख्या रेखा पे बनाया, संख्या रेखा पे आपको ये हमारा 0 होता है, इधर की जितनी संख्याएं होंगी वो प्लस में रहती हैं, आपको पता है, और इधर जितनी संख्याएं होती हैं वो माइनस पे होती हैं। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। जैसे मैंने √ के अंदर क्या लिया, प्राकृतिक संख्या, मैंने जैसे कि 3 लिया, तो ये क्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। और जैसे मैंने
2 लिया √2, तो ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे अगर मैंने इधर अगर माइनस में ले लिया कि √-2, तो ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या होगी। ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अंडर माइनस लग गया ना, तो ये काल्पनिक संख्या है, यानी इमेजिनरी नंबर है। इसलिए ये क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी संख्या रेखा पे जितने भी बिंदु है सारे के सारे प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते। इसलिए ये कथन क्या है, ये कथन दिया जो गया है ये क्या है, ये असत्य है। किस लिए असत्य है, क्योंकि जितने भी संख्या रेखा पे बिंदु है वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अगर आप इधर जाएंगे तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, लेकिन इधर की जब आप माइनस पे जाएंगे तो ये आप काल्पनिक संख्या के अंतर्गत किस में आएंगे, काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। इसलिए क्या है, ये असत्य है। जो ये कथन दिया गया है ये असत्य है। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर लिखेंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। लिखेंगे असत्य है, ये कथन जो दिया गया असत्य है। अतः अब हम कारण देखेंगे, ये कथन क्या है, असत्य। अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में नहीं हो सकता। यानी जितनी भी संख्या रेखा पे हमने ये दर्शाया, ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप इधर जाएंगे तो सही है, लेकिन इधर आप जाएंगे तो ये इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी ये काल्पनिक संख्या आएंगे। इसलिए ये संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है वो वर्गमूल m के रूप का नहीं हो सकता। अब हम तीसरा कथन देखेंगे कि तीसरा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सबसे पहले आप याद करेंगे जो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय भी आएंगी, अपरिमेय आएंगी। यानी √ जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारी कैसी संख्या है, आपने कहा ये रियल नंबर है, यानी ये वास्तविक संख्या है। तो देखते हैं कथन क्या कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है क्या अपरिमेय है। देखो √2 ये तो अपरिमेय है, √3 ये अपरिमेय है, लेकिन 1, 2, 3 जो है ये कैसी है, ये परिमेय संख्या है। यानी ये जो कथन दिया गया है ये कथन क्या कह रहा है, ये सिद्ध हुआ कि ये असत्य है। क्या हुआ सिद्ध कि ये असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है वो सारी की सारी अपरिमेय नहीं होती, कुछ परिमेय होती है और कुछ अपरिमेय होती है। तो ये कथन क्या है, ये असत्य है। लिखेंगे कारण में कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। ये हमने आपको सिद्ध किया कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती सारी की सारी अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, उनमें से कुछ परिमेय होंगी और कुछ अपरिमेय होंगी। ये रहे आपके पहले क्वेश्चन के 3 कथन जो थे, 3 क्वेश्चन उसके आंसर। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। यानी पूर्णांक में जितनी धनात्मक पूर्णांक होती हैं उनको हमें ये सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्णांक में जैसे मैंने लिया ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है, ये 8 है, और ये आपका 9 है। इनमें से देखेंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब इसे हम इसका वर्गमूल करते हैं, देखते हैं कि ये अपरिमेय होते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, √2 क्या आ गया, ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। फिर इसका वर्गमूल करेंगे, √3 हो गया, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यानी
2 और 3 धनात्मक पूर्णांक थे, इसका जब हमने वर्गमूल किया तो ये क्या बन गए, अपरिमेय बन गए। ऐसे ही हम जब 4 का वर्गमूल, 4 कैसी संख्या है, 4 आपकी धनात्मक संख्या है यानी धनात्मक पूर्णांक है, इसका जब हम वर्गमूल करते हैं तो इसका वर्गमूल आता है 2। क्या आता है, 2। लेकिन ये 2 परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, वो हमने आपको सिद्ध कर दिया। जैसे √2 है, √3, 2 और 3 का वर्गमूल हमने किया, ये अपरिमेय तो आए हैं, लेकिन जब हमने 4, ये 4 धनात्मक पूर्णांक है, इसका जब हम वर्गमूल किए हैं तो ये परिमेय संख्या आई। इसलिए जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये कथन है, ये क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, आपसे पूछ रहा क्वेश्चन, तो आप कहेंगे हल में लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, यानी ये सही नहीं है, ये गलत है। यानी क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं होते। फिर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या। तो हमने एक उदाहरण ये दिया, एक आपका 9 भी है, क्योंकि देखो 9 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल जो आएगा निकल कर वो आएगा 3। आइए 3 कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसलिए अगर इसका हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में आप लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल बराबर 2, परिमेय संख्या। 9 आपका धनात्मक संख्या, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका आएगा 3, 3 भी आपकी परिमेय संख्या है। ये आपके क्या है, ये उदाहरण हो गए। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी हमें संख्या रेखा पे क्या निरूपित करना है, आपको √5 कैसे निरूपित करना है, ये चीजें हैं। ये सवाल जो है ये आपको पेंसिल, पटरी और प्रकार की सहायता से बहुत बेहतरीन बनेगा, लेकिन मैं बोर्ड में आपको बता रही हूँ, आप जब सॉल्व करना तो आप पटरी और प्रकार की सहायता से, क्योंकि जो पटरी में जो होती है उसमें सेमी एमी बहुत अच्छे से लिखा हुआ होता है, पूरी लाइनिंग सहित, तो उसमें एग्जैक्ट नाप बनती है। और इसमें जो मैं बोर्ड में बना रही हूँ ये मैं अंदाज की ही बना रही हूँ। आप जब भी बनाना तो आप अपने पेंसिल, प्रकार और पटरी की सहायता से ये सवाल को सॉल्व करना। ये हमने एक लाइन बनाया जिसमें हम संख्या रेखा निरूपित करेंगे। जी बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से बराबर दूरी ही लेना, जितनी आप 1 की लेंगे यहाँ, यानी 1 की उतनी ही आप 2 पे लेंगे और उतनी ही आप 3 पे लेंगे, यानी बराबर दूरी पे आपको रखना है। इधर आपका प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, इधर -1, -2 और -3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये संख्या रेखा पे हमने निरूपित कर दिया। अब कह रहा है √5 को हमें निरूपित करना है, तो देखो 2 पे है, आपने जितनी दूरी ली है उतनी ही इसका 90 अंश का कोण बनाएंगे। यानी आपको पता है कि जैसे ये रेखा है, रेखा पे आप अगर बीचों बीच से सीधे लंब डालते हैं तो इधर और इधर ये क्या बनते हैं, ये 90 अंश के कोण बनते हैं। वैसे ही आपको जितनी दूरी आपकी 1 और 2 के बीच की है उतनी ही दूरी आपको ये लंब डालना है, यानी आपको 90 अंश का कोण बनाना है। तो ये मैंने बना दिया है, ये बन गया। आप देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी है वो कितनी है, 2 इकाई, यानी 0 से 2 तक आपकी 2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आपने कहा 1, क्योंकि हमने इसके और इसके बीच की नाप ली है। अब इसको आपको 0 से मिलाना है। कहाँ मिलाना है, 0 पे मिलाना है। देखो ये हमारा जो आधार है वो कितना है, 2, लंब हमारा कितना आ गया, 1। तो कर्ण हमारा जो निकालेंगे, इसका जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, आप इसे मान सकते हैं A, इसे मान सकते हैं B और इसे मान सकते हैं C। आप जब यहाँ से प्रकार ऐसे करके लगाएंगे चाप, तो आपके ये जो थोड़ा सा आएगा इधर करके, ऐसे करके आता है, ऐसे करके, तो ये आपका बराबर हो जाएगा और ये सेम बराबर होगी, क्योंकि आप जैसे ही चाप लगाते हैं ऐसे करके, तो जितना आपका ऊपर रहेगा यहाँ से उतना आपका यहाँ से रहेगा। तो ये आपको करना है। तो हमें ये ज्ञात करना है, ये इसका मान जो आएगा √5 कैसे आएगा देखते हैं। इसका पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। उसमें होता है कर्ण, कर्ण यानी बड़ी भुजा, कर्ण यानी ये बड़ी भुजा, बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें यानी ये बड़ी भुजा ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। लंब हमारा 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस लगाएंगे। और आधार हमारा 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 4। यानी फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। फिर इसका जब हम स्क्वायर रूट उधर भेजेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी कर्ण का जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5। ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि जितने क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड पे बताए हैं प्रश्नावली 1.2 के आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं ताकि आपको बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।